बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस मिशन की 33 इकसास सुन चुके हैं। अब किस नंबर 34 मुलाहिजा फरमाएं। जब किसी काम का इरादा कर लिया जाए तो उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, कैंप का रुख करने से पहले हमें शहर में चंद छोटे छोटे काम करने होंगे और उसके लिए जरूरी है कि पहले तुम शहर के रास्तों से मानूस हो जाओ। इस तरह तुम्हें यहाँ की कुछ तारीखी इमारतें देखने का मौका भी मिल जाएगा और मेरा ख्याल है तुम ये काम कल ही से शुरू कर दो। यानी मैं अकेला? मैं सीता की उस तजवीज पर गड़बड़ा सा गया। यहाँ तुम्हें कोई जानता तो नहीं कि तुम कौन हो? 35 लाख की आबादी में कौन तुम पर तवज्जो देगा? सीता ने कहा, मेरा बाहर निकलना फिलहाल खतरनाक होगा। कल्पना को भी तुम्हारे साथ भेजा नहीं जा सकता। अलबत्ता दुर्गा तुम्हारा साथ दे सकती है। वो खामोश होकर बरामदे की तरफ देखने लगी। मैंने भी गर्दन घुमाकर देखा। कल्पना ट्रे उठाए चली आ रही थी जिसमें चाय के 3 कप थे। उसके पीछे ही दुर्गा भी थी। क्या बातें हो रही हैं? दुर्गा ने एक बेंच पर बैठते हुए पूछा। वह हबीर खुली फिजा में रहने का आदी है। हवेली की कैल से इस पर बोरियत तारी होने लगी है। सीता ने कहा, ये शहर की सैर करना चाहता है तुम्हारे साथ। मेरे साथ? दुर्गा हंस पड़ी। मुझे बड़ी खुशी होगी, मगर 2-4 दिन रुक जाओ। महाराज की हवेली वाला मामला जरा ठंडा पड़ जाए। हो सकता है इस दौरान महाराज खुद भी एक दिन के लिए यहाँ आ जाएं। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे साथ बाहर की सैर कर रही हूँ और पीछे महाराज या उसका कोई आदमी यहाँ पहुंच जाए। ऐसी सूरत में सीता के लिए परेशानी हो सकती है। ठीक है, 2-4 रोज बाद ही सही, मैंने कहते हुए कल्पना के हाथ से चाय का कप ले लिया। कल्पना अपने लिए चाय नहीं लाई थी। उसने एक कप सीता को दे दिया और दूसरा दुर्गा को, और हौज की मुंडीर पर बैठकर पानी से खेलने लगी। उसने उस वक्त सीता का दूसरा जोड़ा पहन रखा था जो उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। चाय के दौरान हम मुख्तलिफ मौजूआत पर बातें करते रहे। कल्पना हौज की मुंडीर पर बैठी पानी से खेलती हुई बार बार कनकियों से मेरी तरफ देख रही थी। महाराणा धर्मेश सिंह सुबह आकर शाम को वापस चला गया था और हमें वो पूरा दिन दूसरे मकान में गुजारना पड़ा था। महाराणा ने पुलिस की तफ्तीश से यह कहकर अपना दामन छुड़ा लिया था कि वो रोज रोज जयपुर से यहाँ नहीं आ सकता। अलबत्ता पुलिस किसी मजीद तफ्तीश के लिए किसी वक्त हवेली में दाखिल होना चाहे तो जतून सिंह उनकी ख्वाहिश का एहतराम करेगा। पुलिस अभी तफ्तीश का कोई रास्ता मुतय्यन नहीं कर सकती थी। कैप्टन गोपाल सिंह के कत्ल के हवाले से फौज का पुलिस पर खासा दबाव था, लेकिन पुलिस अभी तक अंधेरे ही में टामक टोइयां मार रही थी। ना तो गंगू का सुराग मिला था और ना ही पुलिस उन औरतों में से किसी का पता चला सकी थी जो उस रात हवेली में मौजूद थी। और पुलिस उन 2 औरतों का सुराग लगा भी कैसे सकती थी जबकि वो दोनों सीता और कल्पना इस वक्त महफूज तरीन पनाहगाह में थी। अलबत्ता पुलिस ने बाद ऐसी औरतों को जरूर पकड़ा था जो उससे पहले कैप्टन गोपाल और उसके फौजी दोस्तों के साथ हवेली में आकर दादो ऐश देती रही थी। उनमें 2 तो सोसाइटी गर्ल थी और एक किसी दौलतमंद ठाकुर की बेटी थी, लेकिन उन तीनों ने उस रात जाए वारदात से अपनी अदम मौजूदगी का सबूत फराहम कर दिया था। वो दूसरा रात एक नाइट क्लब में थी और तीसरी फौजी मैस में अफीसरों का जी बहला रही थी। इस तरह पुलिस की तफ्तीश अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी थी। मैं उस खूबसूरत हवेली की कैद में वाकई ही बोर बल्कि बेजार हो गया था और दुर्गा ने मेरी इस कैफियत को भांप लिया और उसने वादा किया कि आज वो मुझे घुमाने के लिए ले जाएगी। उस रोज मौसम खुशगवार था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। दोपहर के खाने के थोड़ी देर बाद दुर्गा तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई और तकरीबन 1 घंटे के बाद वो तैयार होकर बाहर निकल गई। मैं दुर्गा को देख रहा था कि अचानक दुर्गा ने मुझे बोल के कहा, कहाँ खो गए? दुर्गा ने मेरे चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, माजी में। मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला और फिर सीता और दुर्गा के कहकों की आवाज सुनकर मैं जीम सा गया। दुर्गा जी, ख्याल रखना, ये मेरी अमानत है, सीता ने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा। दुर्गा उसे घूर कर रह गई। दुर्गा मुझे लेकर खुफिया रास्ते से हवेली के अकबी मकान में ले आई और मुझे अकबी गली में निकाल दिया। आगे बाजार में बाईं तरफ मुड़कर चलते रहना, मैं तुम्हें उस तरफ मिलूंगी, उसने गली में इशारा करते हुए कहा। मैं समझ गया कि दुर्गा मुझे साथ लेकर हवेली के गेट से नहीं निकलना चाहती थी ताकि कोई देख ना ले। ये एहतियात बहरहाल अच्छी थी। मैं गली में चलता हुआ तकरीबन 100 गज आगे बाजार में बाईं तरफ मुड़ गया और फुटपाथ पर टहलने वाले अंदाज में चलने लगा। खासा बड़ा और बारौनक बाजार था। मेरे दिल की धड़कन बेरब्त हो रही थी, हालांकि मुझे कोई नहीं जानता था। यहाँ मेरा सूरत अशना कोई नहीं था, लेकिन न जाने मेरे दिल में ये खौफ क्यों था जैसे अचानक ही दर्जनों राइफलें मुझे जद पर ले लेंगी। लेकिन मेरे ये खदशे बेबुनियाद साबित हुए। मैं फुटपाथ पर चलता हुआ तकरीबन 1 फरलांग आगे निकल चुका था। फिर नीले रंग की एक कार पीछे से मेरे करीब आकर रुकी और एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी, महाबीर आ जाओ।
मैंने झुककर देखा तो वो दुर्गा थी जो ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थी। उसने झुककर दरवाजे के लॉक की नाब उठा दी। मैंने दरवाजा खोला और उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। दुर्गा ने सीधे होते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। ये कार देखने में पुरानी सी लगती थी, लेकिन उसका इंजन बेहतरीन हालत में था और बगैर आवाज पैदा किए चल रहा था। दुर्गा हल्की रफ्तार से गाड़ी चला रही थी, साथ ही वो मुझे रास्तों और मशहूर इमारतों के बारे में भी बताती जा रही थी। सबसे पहले हम शहर के ज़ेरी हिस्से की तरफ जाएंगे, दुर्गा ने एक सड़क पर गाड़ी मोड़ते हुए कहा। उस तरफ चंद तारीखी हवेलियां हैं जिन्हें देखने के लिए लातादाद सयाह आते हैं। उनमें सालिम सिंह की हवेली, नदमिल जी की हवेली और पतुओं की हवेलियां खासी मशहूर हैं। उन्हें तो कदीम तर्दे तामीर का शाहकार कहा जाता है। उसने गाड़ी एक और सड़क पर मोड़ दी और अपनी बात जारी रखते हुए बोली, तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत के आखिरी दौर में इन हवेलियों को उखाड़कर इंग्लिस्तान ले जाने का मंसूबा बनाया था, लेकिन उसी दौरान हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजादी मिल गई और पहली हिंद सरकार ने उन हवेलियों को कौमी विरसा करार दे दिया। एक और सड़क पर मोड़कर उसने कार रोक ली। सामने ही पतुओं की हवेलियां थी। उन तक पहुंचने के लिए हमें एक चौड़ी गली तक पैदल चलना पड़ा। वो पांचों हवेलियां वाकई फने तामीर का हसीन शायकार थी। पांचों हवेलियां साथ साथ थी। उनमें लगे हुए पत्थरों पर नहायत खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए थे और हैरत की बात यह थी कि उन हवेलियों की तामीर में कहीं भी सीमेंट, चूने या किसी और मसाले का इस्तेमाल नहीं किया गया था। पत्थरों को तराश कर एक दूसरे से इस तरह जोड़ दिया गया था कि कहीं कोई मामूली सा रखना भी दिखाई नहीं देता था। उस वक्त लातादाद मुल्की और गैर मुल्की सियाह वहां मौजूद थे और उनकी तरह मैं भी हैरत से इंसानी हाथों से बनाए हुए ये शाहकार देख रहा था। दुर्गा मुझे हाथ से पकड़कर एक हवेली के अंदर ले गई। अंदर का मंदिर उससे भी ज्यादा हसीन था। उस वक्त मैंने महसूस किया कि बाज सियाह इंसानी हाथों से बनाए उस शाहकार के अलावा मेरे पहलू में कुदरत के उस हसीन शाहकार को भी देख रहे थे जिसका नाम दुर्गा था। हम दोनों एक सतून के करीब खड़े उस पर बने हुए खूबसूरत नक्शो निगार देख रहे थे कि किसी कैमरे की फ्लैश गन चमकी। एक लम्हे को मेरी आंखें चुंधियास सी गईं। वो गालबन कोई मुकामी सियाह था जिसने तस्वीर खींची थी। मैं उस शख्स की तरफ बढ़ा मगर दुर्गा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। छोड़ो, रहने भी दो। उसने अपने शौक की तस्वीर खींची है। उसने अपने शौक के लिए तस्वीर खींची है, हमारा क्या जाएगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हम दोनों वहां से निकलकर दूसरी हवेली में आ गए। ये हवेली भी पहली हवेली की तरह हसीन थी और दुर्गा मुझे उन हवेलियों के बारे में बताती जा रही थी। पतुओं की ये हवेलियां सन 1800 से सन 1860 के दरमियानी हिस्से में बावना खानदान ने तामीर करवाई थी। ये खानदान 5 भाइयों पर मुश्तमिल था। हर भाई ने अपनी जरूरत और ऐशो आराम को मद्देनजर रखते हुए अपनी अपनी हवेली की तामीर करवाई और उन हवेलियों में अब भी उसी खानदान के लोग आबाद हैं। पत्तू तिजारत पेशा थे। उनकी तिजारत सिंध, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और दूसरी तरफ चीन तक फैली हुई थी। ये लोग अफ्यून, सोना, चांदी, गरम मसाले और हर उस चीज की तिजारत करते थे जिससे मुनाफे की तवक्को हो। ये लोग इस कदर मालदार थे कि उदयपुर और जैसलमेर के राजवाड़े भी उनसे बड़ी बड़ी रकमें सूद पर उधार लेते थे। इस तरह उन लोगों ने राजवाड़ों से भी बहुत कुछ कमाया। मैं बड़ी तवज्जो से दुर्गा की बातें सुन रहा था, लेकिन न जाने क्या बात थी कि मैं अपने आप में एक अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा था। मुझे बार बार उस तस्वीर का ख्याल आ रहा था जो उस आदमी ने खींची थी। उसके साथ एक औरत और 2 बच्चे भी थे। उस आदमी पर अगरचे कोई शुबा नहीं किया जा सकता था, लेकिन न जाने क्यों मैं अपने आप में बेनाम सी बेकली महसूस कर रहा था। अगर दुर्गा मुझे ना रुकती तो मैं उस शख्स के कैमरा छीनकर फिल्म जाया कर देता। मैं हवेलियों में घूमता हुआ अब भी उसी शख्स की तलाश में इधर उधर निगाहें दौड़ा रहा था, मगर वो शख्स मुझे दोबारा नजर नहीं आया। हम पतुओं की हवेली से फारिग होकर सालिम सिंह की हवेली में आ गए। कले के पिछली तरफ वाक़े सालिम सिंह की हवेली भी अपनी एक मुनफरिद तारीख रखती थी। उस हवेली तक पहुंचने के लिए हमें कई तंग सी गलियों से गुजरना पड़ा था। उस वक्त आसमान पर बादल छट गए थे और डूबते हुए सूरज की अलविदाई किरणों में हवेली की छतरियां झिलमिला रही थी। यह हवेली एक ऊंचे चबूतरे पर तामीर की गई थी, नीचे से किसी कदर तंग मगर ऊपर जाकर बालकनियों और छतरियों की सूरत में फैलती चली गई थी। जैसलमेर के मखसूस पीले पत्थरों से बनी हुई उस हवेली की दीवारों और सतूनों पर जादबी फूल, पत्तियां, मोर, हिरन और दूसरे जानवरों और परिंदों के नक्श बड़ी खूबसूरती से तराशे गए थे। सालिम सिंह अपनी उस 7 मंजिला हवेली से कले तक एक पुल तामीर कराना चाहता था, मगर वो ऐसा ना कर सका। मैं दुर्गा को सियाहों की एक टोली के पास छोड़कर आगे बढ़ता चला गया। यहाँ का माहौल पुतों की हवेली से बिल्कुल मुख्तलिफ था। अंदर हूका सा आदम तारी था। लंबी लंबी रायदारियां और गुलाम गर्दशें अंधेरे में डूबी हुई थी। छतों पर जंगली कबूतर डेरे जमाए हुए थे। उनकी परों की फड़फड़ाहट माहौल पर अजीब सी वहशत तारी किए हुए थी। मैं एक तंग सी गोल सीढ़ी पर चढ़ता हुआ ऊपर बालकनी में चला गया।
सूरज डूब चुका था और बाहर भी मुलगजा अंधेरा फैला हुआ था। मैंने बालकनी से नीचे झांका तो हवेली के गेट के करीब 2-3 सियाह खड़े और सामने वाली गली सुनसान पड़ी थी। मैं वापस जाने के लिए बुढ़ा तो एक कोने से चिस्कियों की आवाज सुनकर मैं चौंक सा गया। मैंने उस तरफ देखा मगर अंधेरे में कुछ नजर न आया। मैं उसे अपना वहम समझ गया, लेकिन सीढ़ियों के करीब पहुंचकर ठिठक गया। चिस्कियों की आवाज फिर सुनाई थी। मैंने मुड़कर उस तरफ देखा तो सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। कदीम राजस्थानी लिबास में मलबूस एक लड़की दीवार से टेक लगाए बैठी थी। अगरचे शाम का अंधेरा था मगर उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखों में बेपनाह उदासी थी। वो हल्की हल्की सिसकियां भर रही थी। मेरे दिल में फौरन ही ख्याल आया कि शायद वो कोई सियाह है जो अपनी फैमिली के साथ उस हवेली में आई होगी और बिछड़ गई। वो अंधेरे से डरकर यहाँ बैठकर रोने लगी थी। या हो सकता है वो कोई गाइड लड़की हो और उसके साथ भी कुछ ऐसी ही सूरत-ए-हाल पेश आई हो। क्या बात है लड़की, क्यों रो रही हो? मैंने उसके करीब पहुंचकर नरम और हमदर्दाना लहजे में पूछा। उसने पलकों की बारी झालर आंखों पर से उठाई और अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा। क्या सब लोग चले गए? उसकी आवाज में अजीब सा तरन्नुम था। हाँ, सब चले गए, मैंने बदस्तूर नरम लहजे में जवाब दिया। तुम कौन हो, किसके साथ आई थी? वो खामोश रही और पलकें झपके बगैर मेरी तरफ देखती रही। मेरा ख्याल है तुम अपनी फैमिली के साथ आई थी और उनसे बिछड़ गई हो, या तुम कोई गाइड हो। किन लोगों के साथ आई थी? मैंने फिर पूछा। मैं किसी के साथ नहीं आई, यहीं रहती हूँ, लड़की ने जवाब दिया। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थी और उसने पलकें अब भी नहीं झपकी थी। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम इसी उजाड़ और सुनसान हवेली में रहती हो? हाँ, उसने जवाब दिया। उसके ऊंट कांप रहे थे और आवाज में हल्की सी थरथराहट थी। मेरा नाम कन्या कुमारी है, मैं इसी हवेली में रहती हूँ। सालिम सिंह ने मुझे अपनी ख्वाबगाह में तलब किया। मैं उसके दरवाजे तक तो आ गई, फिर खौफजदा होकर भाग निकली, क्योंकि मैं जानती वो मेरे साथ क्या सलूक करेगा। वो खूबसूरत लड़कियों को अपनी ख्वाबगाह में बुलाता है, रात भर उनके शरीर को नोचता है, जोड़ता है और सुबह उसकी लाश मिलती है हवेली की किसी वीरान नुक्कड़ में। मैं जानती थी वो मेरे साथ भी यही करेगा। मैं डर कर भाग निकली। सालिम सिंह के आदमियों ने मुझे पकड़ने के लिए मेरा पीछा किया। मैं दौड़ती रही। अंधेरी राहदारियों में मुझे बाहर रास्ता नहीं मिला। मैं यहाँ छुप कर बैठ गई। तुम्हें किसने अपनी ख्वाबगाह में तलब किया था? मैंने बेइख्तियार पूछा। क्या तुम उसे जानती हो? मेरी आवाज में भी हल्की सी कपकपाहट आ गई थी। हाँ, लड़की ने जवाब दिया। अगर जानती ना होती तो तुम्हें ये सब कुछ कैसे बताती? वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली। सालिम सिंह के पिता दीवान स्वरूप सिंह को राजा के एक करीबी रिश्तेदार ने कत्ल कर दिया था। सालिम सिंह ने राजा से फरियाद की मगर उसे इंसाफ नहीं मिला। सालिम सिंह के सीने में बदले की आग भड़क उठी थी। उसने सौगंध उठाई कि राजा के खानदान को बर्बाद कर देगा, खत्म कर डालेगा उन सबको। लेकिन उस वक्त वो छोटा था और ऐसा कोई काम नहीं कर सकता था। वो वक्त का इंतजार करने लगा। समय गुजरने के साथ साथ उसके सीने में इंतकाम की आग भड़कती गई। वो खामोश होकर सुनसान और अंधेरी राहदारी की तरफ देखने लगी। उसने पहली मर्तबा मेरे चेहरे से नजरें हटाई थी। फिर क्या हुआ? मैंने बेइख्तियार पूछा। उसकी नजरें एक बार फिर मेरे चेहरे पर मरकूज हो गईं। इस बार भी उसकी पलकों को जुम्बश नहीं हुई। सालिम सिंह जब जवान हुआ तो उसे उसके बाप की छोड़ी हुई जगह पर रियासत का दीवान मुकर्रर कर दिया गया। कन्याकुमारी ने सरसराती आवाज में कहना फिर शुरू किया। दीवान सालिम सिंह बहुत नरम गुफ्तार था। उसका शरीर भी औरतों की तरह नरमो नाजुक था। वो जीन था। ये अमन और शांति का धर्म है। किसी ज़ीरो को दुख पहुंचाना उस धर्म में बहुत बड़ा पाप समझा जाता है। जानवरों तक से नरमी और रहम का सलूक जीन धर्म की तालीमात का एक खास पहलू है। उस तालीम का एक हिस्सा ये भी है कि रात को शमा ना जलाई जाए ताकि कोई परवाना उसमें जलकर अपनी जान ना दे दे। लेकिन सालिम सिंह को धर्म से कोई दिलचस्पी ना थी। वो अपने आप को उसके उसूलों का पाबंद नहीं समझता था। वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा होने लगी। रियासत का दीवान यानी वजीर आजम होने के नाते उसे बहुत सी इख्तियारात हासिल थे और इख्तियारात से फायदा उठाते उसने अपने इक़्तिदार को मजबूत करना शुरू कर दिया। उसने बहुत जल्द राजा मोल राज को बेदस्तो पा कर दिया और रियासत के स्याह और सफेद का मालिक बन बैठा। सालिम सिंह इंसान से भेड़िया बन गया। वो बहुत जालिम आदमी था। उसने रियाया को भी अपने जुल्म और सितम का निशाना बनाना शुरू कर दिया। अपने बाप के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए उसने शायद रियासत को तबाह बर्बाद करने का फैसला कर लिया था। राजा मोल राज उसकी शक्ति के सामने मफलूज होकर रह गया। वो बेबसी से यह सब कुछ देखता रहा। उसे अपनी जान का भी खौफ था। उसे यकीन था कि सालिम सिंह उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। सालिम सिंह के मुजालिम बढ़ते जा रहे थे। ताजरों पर तो उसने मुजालिम की इंतहा ही कर दी थी। वो खौफजदा होकर रातों को अंधेरे में शहर से भागने लगे मगर सालिम सिंह के हरकारे हर तरफ फैले हुए थे। जान बचाकर भागने की कोशिश करने वाले बेशुमार लोग उनके हाथों मारे गए। वो खामोश होगी, मैं भी खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। वो अपनी जगह से उठकर बालकोनी के करीब जा खड़ी हुई। मैं भी अब खामोश था।
मिलाकर उसने खुद ही कहना शुरू किया, राजा मोलराज घुट घुट कर मर गया। उसके बेटे गाई सिंह ने राजगद्दी संभाल ली और उसने मौका पाते ही पहली फुर्सत में बड़ी होशियारी से सालिम सिंह को कत्ल करवा दिया। इस तरह जैसलमेर के लोगों को दीवान सालिम सिंह के जुल्मो सितम से निजात मिल गई। मगर तुम ये सब कुछ कैसे जानती हो? मैंने बेइख्तियार होकर अपना वही सवाल दोहराया। कन्याकुमारी ने तेजी से पलटकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी पलकों को अब भी जुम्बश नहीं हुई थी, क्योंकि मैं सालिम सिंह की कनीज हूँ। उसके होंठों से सरसराती हुई आवाज निकली, अब चले जाओ, उसके आदमी मेरा पीछा कर रहे हैं। उन्होंने देख लिया तो तुम्हें भी मार डालेंगे। जाओ, चले जाओ। मैं कुछ कहने की बजाय उसकी तरफ देखता रहा। उसकी सारी गुफ्तगू के दौरान उसने एक मर्तबा भी पलकें नहीं झपकी थी। एक अनजाने ख्याल से मेरे पूरे जिस्म में चिनचिनी की लहरें फैलने लगी। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थी। उसकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी और मेरे दिमाग में सनसनाहट बढ़ती जा रही थी। मेरा ज़हन तारीकी में डूबने लगा और फिर मेरे अंदर खड़े रहने की ताकत भी नहीं रही और मैं उसी जगह बैठता चला गया। वो आवाज बहुत दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। कोई मेरे नाम से पुकार रहा था, महाबीर, महाबीर कहाँ हो तुम? दूर से आती हुई ये शरीं और मुतरन्नम आवाज कानों में रस घोलती हुई महसूस हो रही थी। मैंने आंखें खोल दी। मैं बालकोनी से चंद गज दूर सीढ़ियों के करीब एक सतून से टेक लगाए इस तरह बैठा हुआ था कि मेरी टांगे सामने को फैली हुई थी। वो आवाज एक बार फिर सुनाई दी। इस मर्तबा मैंने पहचान लिया। वो दुर्गा की आवाज थी जो हवेली के निचले हिस्से में किसी जगह से मुझे फटकार रही थी, जो हवेली के निचले हिस्से में किसी जगह से मुझे बुला रही थी। मैंने उठने की कोशिश की। मेरी टांगे कांप रही थी। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने में कुछ वक्त लग गया। मेरे दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। रायदारी सुनसान थी। वहाँ किसी जीरू का वजूद न था। उसके कदमों के निशान तक नजर नहीं आ रहे थे। वो कहाँ गई? क्या वो हकीकत थी या मैंने जागते हुए कोई ख्वाब देखा था, या वक्त मुझे पीछे ले गया था कहीं बहुत दूर मादी में? मेरा ज़हन बुरी तरह उलझ गया। शायद मेरे दिमाग में कुछ ऐसे खुलिये मौजूद हैं जो गुजरे वाकयात की ज़हनी तस्वीर भी उतार सकते हैं। दुर्गा की आवाज फिर सुनाई दी। वो मुझे अपने आसपास ना पाकर परेशान हो रही थी। मैंने अपने हवास मुजतमे किए और तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आ गया। मुझे हैरत का एक और धचका लगा। जब मैं हवेली में दाखिल हुआ था तो रायदारियां तारीक और सुनसान थी, और जब ऊपर से बालकोनी झांक कर देखा था तो उस वक्त भी हवेली के दरवाजे के सामने 2-3 आदमी दिखाई दिए थे और सामने वाली गली सुनसान पड़ी थी। लेकिन इस वक्त हवेली में बहुत से स्याह मौजूद थे। रायदारियां बिल्कुल तारीक न थी। ताम मुल्क जैसा अंधेरा था, लेकिन दूर से किसी को देखकर शनाख्त किया जा सकता था। दुर्गा मुझे नजर आ गई। वो परेशानी से मुझे तलाश करती हुई इधर उधर घूम रही थी और फिर उसने मुझे देख लिया और तेज तेज कदम उठाती हुई मेरे करीब आ गई। अरे कहाँ गायब हो गए थे तुम महाबीर? उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। ऊपर चला गया था। मैंने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। मैं तो परेशान ही हो गई थी। दुर्गा बोली, आओ अब वापस चले। अब इतना वक्त नहीं है कि और कोई हवेली देख सके। कहीं बैठकर थोड़ी देर आराम करते हैं। हवेली में मौजूद सियाह भी वापस जा रहे थे। मैं दुर्गा के साथ बाहर की तरफ चल पड़ा। दुर्गा ने अभी मेरा हाथ पकड़ रखा था और बाद लोग मुड़ मुड़ कर हमारी तरफ देख रहे थे। हवेली के बाहर आकर मैं रुक गया और गर्दन उठाकर ऊपर बालकोनी की तरफ देखने लगा। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? दुर्गा ने पूछा। मेरे साथ एक अजीब सी बात हुई है, मैंने जवाब दिया। मैं उसे कन्याकुमारी के बारे में बताते हुए झिझक रहा था। वो मेरा मजाक उड़ाएगी। क्या? उसने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैं चालने में खामोश खड़ा ऊपर बालकोनी की तरफ देखता रहा और फिर झिझकते हुए उसे पुरस्कार वाक़े के बारे में बताने लगा जिसने मेरा दिमाग घुमा कर रख दिया था। और वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। दुर्गा ने हल्का सा कहका लगाया और फिर अपने हाथ की पूंछ से मेरी पेशानी को छूते हुए बोली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना महाबीर? हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने उसका हाथ हटाकर इधर उधर देखा। बाद लोग अजीब सी नजरों से हमारी तरफ देख रहे थे। वो शायद मेरा वहम था या मैंने जागती आंखों से कोई ख्वाब देखा था। वो ना तो तुम्हारा वहम था और ना तुम जागते हुए कोई ख्वाब देख रहे थे। दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? मैंने उसे घूरा। इस इलाके में खूबसूरत गाइड लड़कियां घूमती रहती हैं जो सियाहों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे ड्रामे करती रहती हैं। वो भी कोई गाइड लड़की होगी जो तुम्हें बेवकूफ बना गई। लेकिन वो गायब कहाँ हो गई? मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। तुमने कहा है ना कि उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी और तुम्हारा ज़हन तारीकी में डूबता चला गया और तुम वहीं बैठ गए थे और फिर तुम्हारी आंख मेरी आवाज से खुली थी। दुर्गा ने कहा। हाँ ये दुरुस्त है। मैंने इस बात में सर हिलाया। वो लड़की यकीनन हिप्नोटिज्म जानती होगी। दुर्गा ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। उसने तुम्हें हिप्नोटाइज कर दिया था। जरा अपनी जेब में टटोल कर देखो, वो तुम्हें कोई धोखा तो नहीं दे गई? मैं चलना में दुर्गा को घूरता रहा। वो मेरा मजाक उड़ा रही थी, लेकिन उसके दोबारा कहने पर जब मैंने अपनी जेबों को टटोला तो मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। वो पुरस्कार लड़की कन्याकुमारी वाकई मुझे धोखा दे गई थी। मेरी जेबें खाली थी। गुंजान आबादी वाली तंग सी गलियों से गुजरकर हम उस कुशादा गली में आ गए जहां हमारी कार खड़ी थी। दुर्गा ने दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट संभाल ली और मैं पैसेंजर सीट पर बैठ गया। कार गलियों से निकलकर एक बारूनक सड़क पर आ गई
शाम का अंधेरा गहरा हो चुका था और बाजार में बड़ी कमकमों की रंग बिरंगी रोशनियां जगमगा उठी थी। मैं अपनी सीट पर खामोश बैठा कभी सामने और कभी खिड़की से बाहर देखने लगता। क्या हुआ महावीर? दुर्गा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। तुम यकायक खामोश क्यों हो गए? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा। समझ गई। दुर्गा के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। तुमने उस वाकये का जरूरत से ज्यादा ही असर लिया है। अरे भूल जाओ इस बात को। बड़े शहरों में इस किस्म के वाकयात रूनुमा होते ही रहते हैं, बस जरा होशियार रहने की जरूरत है। उस लड़की ने किस खूबसूरती से मुझे बेवकूफ बना दिया, मैंने कहा। उसने कितनी शानदार कहानी गढ़ी थी। मैं तो उसकी बातों के सैर में खोकर मादी में पहुंच गया था और ये महसूस करने लगा था जैसे सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा हूँ। अगर वो इतनी शानदार कहानी ना गढ़ती तो तुम उसके जाल में कैसे फंसते? दुर्गा ने कहा। वो पलक झपके बगैर मुसलसल तुम्हारी तरफ देखती जा रही थी, जिसका मतलब था कि वो बातों के दौरान तुम्हें ट्रांस में लेने की कोशिश कर रही थी और मिलाकर उसमें कामयाब हो गई। हाँ शायद ऐसा ही हुआ था, लेकिन अरे भूल जाओ सब कुछ। दुर्गा ने हाथ स्टीयरिंग से हटाकर मेरी रान पर मारा। बस आइंदा जरा मोहतात रहना। मैं उछल पड़ा। मुझे दुर्गा से इस बेतुकल्फी की तवक्को न थी। उसने हाथ उठाकर दोबारा स्टीयरिंग पर रख लिया। अगले चौक पर हमारी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई। गाड़ियों के हॉर्नों की आवाजों से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तंग सा बाजार था और उस ट्रैफिक में मिनी ट्रक भी नजर आ रहे थे। कारें भी, ऊंट गाड़ियां और गधा गाड़ियों के अलावा ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शे भी नजर आ रहे थे। पता चला कि आगे चौक पर एक बड़ा माल बरदार ट्रक फुटपाथ से टकराकर उलट गया था, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया था। सड़क के फुटपाथ पर दुकानदारों ने अपना सामान फैलाकर सड़क को घेर रखा था, जिससे ट्रैफिक में मजीद रुकावट पैदा हो गई थी। दुर्गा ने अपनी कार बड़ी मुश्किल से हुजूम से निकालकर एक तंग सी गली में मोड़ दी। बस छोटी गाड़ियां और ऑटो रिक्शे उस गली से भी निकलने की कोशिश कर रहे थे। अजीब सी अड़बूंग बची हुई थी, जिसको जिस तरफ रास्ता नजर आता उसी तरफ अपनी गाड़ी खिसाए लिए जा रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद कई तंग गलियों के चक्कर काटकर मिलाकर हम एक और बाजार में निकल आए और फिर मुख्तलिफ सड़कों पर घूमने के बाद मेन बाजार में पहुंच गए। दुर्गा इधर उधर देख रही थी और मिलाकर उसने एक बहुत बड़े शॉपिंग सेंटर के सामने कार रोककर इंजन बंद कर दिया और अपनी तरफ का शीशा चढ़ाने लगी। मैंने भी अपनी तरफ की खिड़की का शीशा चढ़ा दिया और दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। शॉपिंग सेंटर बहुत बड़ा था। सैकड़ों दुकानें थी जहां हर किस्म का माल भरा हुआ था। दुर्गा ने एक हाथ कंधे पर लटके हुए पर्स पर रखा हुआ था और दूसरे हाथ से मेरा हाथ थामकर वो बड़ी शान से शॉपिंग सेंटर में दाखिल हुई। श्रीनगर में मैंने बहुत बड़ी दुकानें देखी थी, लेकिन इस किस्म का इतना बड़ा शॉपिंग सेंटर वहाँ नहीं था। मैं अंदर दाखिल होकर हैरत भरी नजरों से इधर उधर देख रहा था। रोशनी से जगमगाती दुकानों में गाहकों की भरमार थी और गाहकों में ज्यादा तादाद औरतों की थी। बेशतर औरतें साड़ियों में मलबूस थी। बहुत सी औरतें राजस्थानी लिबास में भी नजर आ रही थी। बाज औरतों के साथ मर्द भी थे, लेकिन वो सब उल्लू के पट्टे लग रहे थे। किसी ने बच्चे को गोद में उठाया हुआ था और कोई सामान उठाए बेगम के पीछे पीछे चल रहा था। दुर्गा मुझे लेकर गारमेंट्स की एक बहुत बड़ी दुकान में दाखिल हो गई। यहाँ खवातीन के मलबूस साथ भी थे और मर्दाना भी। दोनों पुरुषन अलग अलग थे। शो केसेस में सिर्फ साड़ियां और जनाना राजस्थानी मलबूसात ही डिस्प्ले किए हुए थे। सिर्फ एक शोकेस में एक बड़ी डमी पर मर्दाना राजस्थानी लिबास डिस्प्ले किया हुआ था। उस दुकान में ज्यादा गाहक जनाना मलबूसात वाले शोबे में थे और जाहिर खरीदार भी औरतें ही थी। दुर्गा मर्दाना मलबूसात वाले शोबे के एक काउंटर के सामने रुक गई। उस तरफ भी कुछ गाहक थे, लेकिन एक सेल्समैन फौरन ही हमारी तरफ मुतवज्जो हो गया। इनके साइज की कुछ शर्ट्स और पैंट्स दिखाओ, दुर्गा ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं गड़बड़ा सा गया। सेल्समैन फौरन ही इंची टेप से मेरी कमर और गर्दन नापने लगा और फिर उसने हमारे सामने पैंटों और शर्टों का ढेर लगा दिया। दुर्गा ने अपनी पसंद से मेरे लिए 6 पैंट्स और 6 शर्ट्स मुंतखब की और मुझे ट्राई रूम की तरफ धकेल दिया। उस तरफ से फारिग होकर दुर्गा ने जनाना शोबे से चीता और कल्पना के लिए भी कुछ कपड़े खरीदे। उनमें ज्यादातर साड़ियां और राजस्थानी लिबास थे। तकरीबन 1 घंटे बाद हम उस दुकान से बाहर निकले। दूसरी दुकानों से कुछ और चीजें भी खरीदी गई। जब हम शॉपिंग सेंटर से बाहर निकले तो 8:30 बज रहे थे। तमाम सामान पिछली सीट पर डाल दिया गया। कार एक बार फिर मुख्तलिफ सड़कों पर घूमने लगी और मिलाकर दुर्गा ने कार राम बाग रोड पर वाक़े आलीशान रामगढ़ पैलेस होटल की पार्किंग में रोक ली। बहुत शानदार होटल था। उसे गालिबन जैसलमेर का सबसे बड़ा होटल होने का एजाज भी हासिल था। 5 स्टार होटल रिहायशी सहूलतों के अलावा यहाँ एक शानदार रेस्टोरेंट, बार रूम, क्लब और स्विमिंग पूल भी था। इस किस्म के होटलों में वही लोग आ सकते थे जिनकी जेबों में नोट मचलते थे। हम रेस्टोरेंट में आ गए। ये शाम का इब्तदाई मरहला था। लोग आना शुरू हो गए थे। ऐसे होटलों में असल रौनक तो 10-11 बजे के बाद ही देखने में आती है। उस वक्त भी बहरहाल लोगों की माकूल तादाद वहाँ मौजूद थी। हम एक मेज के करीब पहुंचे तो एक बावर्दी वेटर ने जल्दी से आगे बढ़कर हमारे लिए कुर्सियां खींच दी। बैठने के बाद दुर्गा ने काफी का ऑर्डर दे दिया। सीता परेशान हो रही होगी, खासी देर हो गई हमें घर से निकले हुए।
काफी पीकर चलते हैं। वैसे मैंने सीता को बता दिया था कि हमें देर हो जाएगी, दुर्गा ने जवाब दिया। और फिर बातें करते करते वो चौंक गई। वो मेरे पीछे किसी को देख रही थी। मैंने मुड़कर उस तरफ देखा। एक दराज कामत आदमी खूनख्वार नजरों से दुर्गा की तरफ देख रहा था। उसके साथ भी एक औरत थी और उसने भी दुर्गा की तरह नीली साड़ी पहन रखी थी। कौन है ये आदमी? मैंने दुर्गा से पूछा। कैलाश, दुर्गा ने जवाब दिया। मैं समझ गया वो दुर्गा का साबिक मंगेतर था। डर रही हो? मैंने दुर्गा के चेहरे पर नजरें जमा दी। डरे मेरी जूती, दुर्गा ने खालिस औरतों के अंदाज में कहा। यहाँ अगर इसने कोई बदतमीजी की तो इसे पछताना पड़ेगा। वेटर ने हमारे सामने काफी रख दी। काफी पीते हुए मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर इधर उधर देखा। कैलाश नजर नहीं आया था। तकरीबन आधे घंटे बाद हम रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। मैंने कोई गैर मामूली बात महसूस नहीं की थी। हम वसी और अरीज बरामदे से निकलकर पार्किंग की तरफ आ गए और फिर अचानक ही दो आदमियों ने किसी तरफ से निकलकर हमारा रास्ता रोक लिया। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया और मैं बारी बारी उन दोनों के चेहरे को तकने लगा। वो दोनों सूरत ही से छटे हुए बदमाश लगते थे। वो दोनों कद में बराबर ही थे, मगर 5.5 के ऊपर कोई नहीं था। एक ने जीन्स और नीले रंग की टी शर्ट पहन रखी थी। सर के बाल तेल में चिपड़े हुए थे और पीछे की तरफ बने हुए थे। मांग दरमियान में थी और उसकी दाढ़ी सफेद थी, मगर ऊपर को उठी हुई मूंछें बड़ी खतरनाक थी। दाईं आंख के ऊपर तकरीबन 1 इंच लंबा जख्म का पुराना निशान था। उसके एक कान में सोने की बाली थी जो कान की लो से चिपकी हुई थी। दूसरे ने पतलून और मैरून कलर की ऊंची शर्ट पहन रखी थी जिसके ऊपर वाले 2 बटन खुले हुए थे और गले में सोने की चेन साफ नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर मूंछें नहीं थी, अलबत्ता मुगल कट छोटी दाढ़ी थी। सर के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे जिन्हें काबू में रखने के लिए उसने इलास्टिक का 1 इंच चौड़ा बैंड लगा रखा था। आधा घंटा पहले दुर्गा ने रेस्टोरेंट में अपने साबिक मंगेतर कैलाश को देखा था। कैलाश को देखकर दुर्गा परेशान हो गई थी। उसका ख्याल था कि वो कोई बदतमीजी जरूर करेगा और मैंने भी अपने आप को किसी नाखुशगवार सूरत से निपटने के लिए तैयार कर लिया था। मैंने भी कैलाश को देखा था। वो नहायत मुहद्दब शक्ल और सूरत का मालिक था और लिबास भी मुहद्दबाना था। उसके साथ औरत भी खासी मुहद्दब लगती थी। रामगढ़ पैलेस जैसे 5 स्टार होटलों में ऐसी मुहद्दब लोगों की आमदोरिफ्त अच्छी लगती थी। दुर्गा अगरचे उसे देखकर परेशान हो गई थी, मगर न जाने मुझे ये यकीन क्यों था कि इस जगह कोई गड़बड़ वो नहीं करेगा। वो एक मुअज़्ज़ज़ आदमी था। वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे उसे भी जिल्लत उठानी पड़े। मेरा ख्याल ये तो दुरुस्त निकला था कि वो यहाँ ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। इसमें शुबा नहीं था कि वो दुर्गा को बुरे अंजाम की धमकियां दे चुका था, लेकिन वो इस हकीकत से भी पूरी तरह वाकिफ था कि दुर्गा महाराणा धर्मेश सिंह की रखेल है। बड़े लोगों की दाश्ताओं को भी ऐसे माशरे में बड़ी इज्जत हासिल होती है, उनका भी एहतराम होता है और उन्हें भी एक मुअज़्ज़ज़ मुकाम हासिल होता है। ये तो मैं देख चुका था कि जितनी देर हम रेस्टोरेंट में बैठे रहे थे, इसी दौरान 3-4 आदमियों ने और औरतों ने दुर्गा को प्रणाम किया था। वो भी मुअज़्ज़ज़ीन ही थे। आगे पीछे खुद वो दुर्गा को तवाइफ समझकर गालियां देते थे, मगर उसके सामने तो वो लोग उसका एहतराम करने पर मजबूर थे। कैलाश खुद सामने नहीं आया था, मगर उसने 2 गुंडे भेज दिए थे और उन गुंडों का इंतजाम भी उसने शायद टेलीफोन के जरिए किया था। उन दोनों गुंडों को सामने देखकर दुर्गा की आंखों में वहशत सी भर गई। उसने मेरा हाथ थाम लिया। मेरे दिल की धड़कन भी तेज हो गई। चंद रोज पहले मैं सीता की हवेली में 2 गुंडों से निमट चुका था और मुझे कुछ आइडिया हो गया था कि ऐसे लोगों से किस तरह निमटना चाहिए। हमने उनसे बचकर आगे निकलने की कोशिश की। दुर्गा की गाड़ी पीछे खड़ी थी। हम 2 कारों के बीच से गुजरकर आगे निकल गए, लेकिन वो दोनों गुंडे भी उस तरफ आ गए और ऐन उसी वक्त एक ने हमारा रास्ता रोक लिया जब दुर्गा अपनी कार के करीब पहुंच रही थी। क्या गड़बड़ है दुर्गा देवी? दाढ़ी वाले ने दांत निकालते हुए कहा। उस बुड्ढे से जी भर गया जो इस लोंडे को साथ लिए घूम रही हो। मुंह बंद रखो। दुर्गा ने उसे झाड़ दिया। रास्ता छोड़ो मेरा, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हें कौन नहीं जानता दुर्गा जी, उस शख्स ने जवाब दिया। बहुत ऊंचे दर्जे की तवाइफ हो जो सिर्फ महाराणा धर्मेश सिंह के खूंटे से बंधी हुई हो। चीज तो वाकई गजब की हो, इसलिए तो उस बूढ़े ने खुश होकर तुम्हें वो हवेली बख्श दी है। अगर कोठे पर बैठती तो तुम्हारा जीवन अंत हो जाने पर भी इतनी दौलत जमा नहीं कर सकती थी। बंद करो ये बकवास। दुर्गा ने चीखते हुए उस पर हाथ उठा दिया। वो थप्पड़ मारना ही चाहती थी, मगर उस गुंडे ने उसका हाथ पकड़ दिया। ज्यादा गुस्सा मत दिखाओ दुर्गा देवी, वो गुर्राया। एक बार हमारे साथ चली चलो। 14 तबक रोशन ना कर दिए तो दरेव दिन का नाम बदल के रख देना। जब मैंने देखा कि मामला हाथ से ज्यादा उलझ रहा है तो मैंने आगे बढ़कर उसके पेट में जोरदार घूंसा रसीद कर दिया। उसे तवक्को नहीं थी कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन मैं समझ गया था कि इस किस्म की लड़ाई में अब मैंने क्या करना है, इसलिए मैंने पहल कर दी थी। वो गुंडा कराता हुआ दौरा हो गया। मैंने फुर्ती का मुजाहरा करते हुए दोनों हाथों से उसकी मूंछें पकड़ दी और नीचे झुकता चला गया। उसके मुंह से अजीब सी आवाज निकली। मैंने पुश के बल जमीन पर टिक कर उसे पैरों की मदद से
ऊपर उछाल दिया। वो मेरे ऊपर से उल्टी कलाबादियां खाता हुआ दब की आवाज से पुश्त के बल गिरा। मैं तेजी से उठकर खड़ा हो गया और उसे संभलने का मौका दिए बगैर उस पर ठोकरें बरसाना शुरू कर दी। दूसरा गुंडा शायद इस गैर मुतवक्को सूरत हाल पर कंफ्यूज हो गया था। वो अब भी दुर्गा का हाथ पकड़े हुए हैरत ज़दा सी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। दुर्गा ने उसके कंफ्यूजन से फायदा उठाने की कोशिश की। पहले उसने दूसरे हाथ से पकड़ा हुआ पर्स गुंडे के मुंह पर मारा और फिर अपना हाथ छुड़ाने के लिए उसकी कलाई पर दांत गाड़ दिए। वो गुंडा बिलबिला उठा। उसने दुर्गा का हाथ छोड़ दिया और एक झटके से अपनी कलाई छुड़ाकर दुर्गा पर पल पड़ा। उस पर शायद जुनून तारी हो गया था। उसने दुर्गा की साड़ी खींच दी और उसके ब्लाउज पर हाथ डालकर जोर से अपनी तरफ खींचा। दुर्गा ने एक बार फिर उसकी कलाई पर दांत गाड़ दिए। दुर्गा के कपड़े तो उसके हाथ से छूट गए, लेकिन इस मर्तबा उस गुंडे ने दुर्गा के बाल पकड़ लिए और जोर जोर से झटके देने लगा। मैं मूंछों वाले से भिड़ा हुआ था, लेकिन इसी दौरान मुझे दुर्गा की मदद करने का मौका मिल गया। मैंने पैर की एक जोरदार ठोकर दाढ़ी वाली की पिंडली पर मार दी। हड्डी पर चोट पड़ने से वो बिलबिला उठा और एक टांग पर नाच कर रह गया। उसने दुर्गा के बाल छोड़ दिए थे। मूंछों वाले गुंडे को इसी दौरान संभलने का मौका मिल गया, लेकिन मैंने फिर उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। इतने में दूसरा गुंडा दुर्गा ने उसके बाजू पर अपने दांत जोर से गाड़ दिए, लेकिन उसके साथ ही एक और अकलमंदी ये की कि उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। दुर्गा की ये कोशिश रायगान नहीं गई। लॉबी में उसकी चीखों की आवाज सुन ली गई। चंद लोग दौड़ते हुए बाहर आ गए और इधर उधर देखने लगे। दुर्गा बदसूर चीख रही थी। कई आदमी चीखते हुए पार्किंग की तरफ दौड़ पड़े। उनमें 2 होटल के सिक्योरिटी गार्ड भी थे। वो दोनों गुंडे अब भागने के चक्कर में थे। उनमें एक तो किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर अकबी दीवार की तरफ भाग खड़ा हुआ। दूसरे ने भी कोशिश तो की, मगर अपने आप को बेरी ग्रिफ से छुड़ाने में कामयाब नहीं हो सका। मैं उसे नीचे गिराकर उसकी टांगों से लिपट गया और दुर्गा ने भी उसके सर पर सैंडल बरसाना शुरू कर दिए।